बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत की हठधर्मी और सियासत गर्दी जारी है और वो कभी सियासत से बाज नहीं आ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में होने जा रही है। तकरीबन 100 दिन बाकी हैं, शेड्यूल का ऐलान होने वाला है, मगर तासुब पसंद मोदी सरकार ने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। भारत के इनकार पर हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त फैसले लेने का इशारा दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी तक किसी भी टूर्नामेंट में कौमी टीम भारत के मद्दे मुकाबल नहीं आएगी। हुकूमती ज़राए का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने हाइब्रिड मॉडल को नाकाबिल कबूल करार देते हुए वाज़े किया है कि वो इसके खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी और भारतीय हठधर्मी का हर फोरम पर मुकाबला किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का ये भी मौक़िफ़ है कि स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, दुनिया की बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, भारत के पास कोई जवाज़ नहीं कि वो पाकिस्तान ना आए। ज़राए के हवाले से ये भी खबरें हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की अदम शिरकत पर हुकूमत ने बातिल ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है और भारत की जगह श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाया जा सकता है। नाज़रीन, 2008 के बाद पाकिस्तान ने क्रिकेट डिप्लोमेसी में हमेशा एक कदम आगे बढ़ाया। गुज़िश्ता 16 बरसों में धमकियों के बावजूद पाकिस्तान ने भारत के 3 दौरे किए, मगर जब पाकिस्तान की मेज़बानी की बारी आती है तो भारत मुकर जाता है और हाइब्रिड मॉडल ले आता है। इससे पहले भारत ने एशिया कप में भी हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेला और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी मॉडल के तहत खेलने के लिए सियासत गर्दी कर रहा है। इसी से मुताल्लिक आज का पहला सवाल होगा, पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब होंगे हमारे साथ और खालिद कयूम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं अयाज साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने इनकार किया हो, लेकिन अब जिस तरह का मौक़िफ़ पाकिस्तान ने दिया, पीसीबी ने दिया, हुकूमती मौक़िफ़ जो ज़राए से ख़बरें भी आ रही हैं, आपके ख्याल में ये जो भारत की सियासत गर्दी है, जो सख्त फैसलों का इशारा पाकिस्तान ने दे दिया है, क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब हो सकेगा? दुआ पाकिस्तान ने भारत की आदतें खुद ख़राब की हैं। ये हाइब्रिड मॉडल पे जा के कि वहाँ तो हम चली जाती थी हमारी टीम, और जब हमारे यहाँ कोई होता था टूर्नामेंट तो वो कहते थे कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे खेलने। हम उनकी मानते रहे। अल्टीमेटली फिर अब चूँकि जवाज़ था नहीं, मतलब पूरी क्रिकेटिंग नेशंस पाकिस्तान का दौरा कर चुकी, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इनकार किया हो, तो फिर भारत के पास जवाब तो था नहीं। लिहाजा वो आपको याद होगा जिस दिन इनकार हुआ है उसी दिन हमारे यहाँ एक वो धमाका भी हुआ और वो तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं। बलूचिस्तान तो वो ढकी छुपी बात नहीं है उसमें। हमारा मौका भी बहुत देर से जिस तरह का अब आ रहा है कि जी हम नहीं मानेंगे किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पे। अब रौला सिर्फ ये ना, वो आईसीसी, चूंकि मैं तो कहा करता हूँ कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कभी हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू चूँकि भारत से जाता है उनको, और इसलिए वहाँ भारत की बदमाशी मौजूद है। तो वो हमें तो सिर्फ ये स्टैंस लेना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं होगा अगर कोई टीम नहीं आ रही और टूर्नामेंट हो जाए। ये माजी में बेशुमार इसकी मिसालें मौजूद हैं। किस टीम ने इनकार किया, बल्कि मुझे याद है गालिबन 1980 ओलंपिक्स जब रशिया ने इन्वेजन किया हुआ था अफगानिस्तान में, तो उस वक्त रशिया का बाइकआउट किया था सबने, और वो इसके बावजूद ओलंपिक्स के मुकाबले हुए। क्रिकेट के बेशुमार टूर्नामेंट ऐसे हैं, अगर किसी मतलब कोई श्रीलंका में किसी टीम ने आने से इनकार किया तो ठीक है भाई कर दें, आप नहीं आ रहे, टूर्नामेंट तो होगा। लेकिन यहाँ चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे बदकिस्मती से इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है, वहाँ इंडिया की से चूंकि बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कोशिश शायद ये हो कि जी ये टूर्नामेंट ना हो या किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो ठीक है, चूंकि इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान में, तो उस वक्त देखना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी क्या होती है। आया इतनी ही सख्त होगी जितनी आज हम अनाउंस कर रहे हैं कि जी हमने इंडिया नहीं आए, ना आए, कोई इशू नहीं है, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जा रहे। मतलब इतनी कंसेशंस उनको यहाँ तक कहा गया कि आपकी टीम आए, लाहौर में खेले और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करे और वहाँ जाके कहीं चंडीगढ़ में या किसी वहाँ होटल में क़याम कर ले, हमें उस पर भी एतराज़ नहीं। इतना इसके बावजूद इनकार, इसका मतलब सीधा है कि वो अब पाकिस्तान तो किसी सूरत नरेंद्र मोदी के होते हुए तो आप
तसव्वुर ना करें कि कोई इंडियन क्रिकेट टीम कभी आएगी। बाकी शायद छोटी मोटे वो खेलों के लिए इजाज़त मिलती रहे, लेकिन क्रिकेट की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो मेरा ख्याल है वंस फॉर ऑल हमें भी ये आईसीसी को क्लियर कट बता देना चाहिए कि जी आज के बाद ये हमारा मौक़िफ़ है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, और इस दफ़ा इंडिया नहीं आ रहा, ना आए, हम उसको चैंपियंस ट्रॉफी को कराने जा रहे हैं और उसको किसी सूरत हम किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट नहीं करेंगे। इसके सिवा तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि आप उनको और क्या जवाब देंगे। लेकिन ऐसा खेलों में अब इस तरह से भारत का सियासत को ले आना, क्या इसका कोई तोड़, मतलब सियासत में ले आना, वैसे नॉर्मली अब नहीं पहले भी, कोई तोड़ है इसका? क्योंकि तोड़ अब तक नहीं हो सका। तोड़ अब तक हो नहीं सकता था दुआ। रोला ये है कि ओवर द ईयर्स कभी मतलब इंडियन क्रिकेटर्स हमारे क्रिकेटर्स को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे, ये स्टार्स हुआ करते थे। फिर उसके बाद चूंकि वहाँ उनकी पॉलिसीज बेहतर रही हैं हमसे, वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हो गए और क्रिकेट में भी अब फिर इतना पैसा आ गया कि उनके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि वो बज़ाहिर है वो पहले तो कहा जाता था ना कि इस खित्ते का बदमाश है इंडिया, उसके बाद उन्होंने बाकायदा साबित करना शुरू किया कि जी हाँ हम बदमाश हैं, हम चाहेंगे तो जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। उनका रवैया तो बिल्कुल यही है इंडियंस का। तो हमने चूंकि उनको ये रियायत देते रहे ना कि कोई इशू नहीं, हम चले जाते हैं आपकी तरफ, आप नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं। देखें पाकिस्तान के लोग हमेशा, मतलब मेरे कायद 2 दफा ये बात कर चुके हैं कि मैंने इंडिया से दोस्ती के नाम पे वोट लिए, मतलब यहाँ के लोग बहुत खुले दिल के हैं, ऐसे ही है। वो इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, उन्हें कोई इस पे एतराज नहीं है। फेनेटिसिज्म वहां है, शिद्दत पसंदी वहां है, इसके बावजूद हमारी टीम जाती रही है। लेकिन बहुत मेरा ख्याल काफी हो गई है। कोई इज्जत नफ्स भी होती है, मुल्कों की भी होनी चाहिए। वो ठीक है, बहुत इकोनॉमिकली बहुत बड़ा मुल्क हो गया होगा, लेकिन हम भी ज़ाहिर है भारत से मांग के तो नहीं खा रहे, चले बाकी दुनिया से हम खा रहे होंगे मांग के। तो इसलिए क्लियर कट उनको जवाब दे देना चाहिए कि सॉरी, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, अब आप आएंगे तो हम आएंगे वरना नहीं। जी नवीद साहब, कितना मौक़िफ़ मजबूत लग रहा है पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? ये माजरत स्मॉग के असरात हैं, जी बिल्कुल सबका गला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के सफारती, सियासी, सकाफती और खेलों के ताल्लुकात जो भारत के साथ रहे हैं, उसमें तसलसल और रब्त का जो है वो फुकदान रहा है। हम कंसिस्टेंट नहीं रहे। आप देखें, हम एक एक्सट्रीम से, एक इंतहा से दूसरे इंतहा पे जो है वो लगता नहीं है कि एक कंसिस्टेंट एक पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी पे चला जा रहा है। आप देखें 2019 में जब कश्मीर का जो उसका रियासत का स्टेटस था वो इंडिया की तरफ से ख़त्म किया गया, हमने तिजारत ख़त्म कर दी, हमने रवाबत ख़त्म कर दी है, सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो है वो इंडिया एक पॉलिसी लेके चल रहा है, एक कंसिस्टेंटली वो एक पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, और ऑल्दो कि वो पॉलिसी जो है वो हमारे लिहाज से गलत है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं ख़त्म करेगा हम उसके साथ ताल्लुकात किसी किस्म के नहीं रखेंगे, और वो उसी पे कार फरमा है, उसी पे चल रहा है और कंसिस्टेंटली चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे मैंने कहा कि कश्मीर वाला जो इशू हुआ उसके बाद हमने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। उसके बाद अभी देखा गया कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस में जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा आए तो यहाँ पे बात चल रही थी कि जी तिजारत की बात की जाए, खेलों की बात की जाए। हम क्यों एक तसलसल के साथ एक पॉलिसी को नहीं अपना रहे? अब खेलों के ऊपर भी आप देखें ना, 2022 का जब एशिया कप भारत ने खेलने से इनकार किया और हमने उस वक्त गिव इन किया और हमने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है वो एग्री किया और भारत जो है वो श्रीलंका में अपने मैच खेला। उस वक्त जो है वो पीसीबी की तरफ से कहा गया कि जी ये अब जो 2023 का एशिया कप होगा हम भारत नहीं जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि वो फिर पाकिस्तान जो है वो एंड में उसने गिव इन किया और वो वहाँ चला गया। पिछले 15 साल से आप 2008 में मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भारत की टीम पाकिस्तान आई थी,
उसके बाद एक जो पाकिस्तान है वो मेरे ख्याल में 3-4 मरतबा इंडिया जा चुका है, और अभी लास्ट जो 2023 का कप था वहाँ पे भी पाकिस्तान जो है वो खेलने, वर्ल्ड कप था वो खेलने चला गया। तो चीज़ ये है कि कंसिस्टेंट नहीं है ना। हम जब हमने 2022 में बात की कि जी हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो एशिया कप खेलने नहीं आए और हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। अच्छा, एक्सक्यूज भी तो कोई नहीं है ना। आप देखें, आप कह रहे हैं कि जी क्या कोई सिक्योरिटी का इशू है? अगर सिक्योरिटी का इशू है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आ सकती है, इंग्लैंड जैसी टीम आ सकती है, तो आप कौन हैं? और फिर जैसे खान साहब ने कहा कि कितनी कंसेशन दी गई इंडिया को कि जी ये भी करने के लिए तैयार हैं, ये भी करने के लिए तैयार हैं, और उसके बावजूद जो है वो इंडिया नहीं आ रहा। और एक देखें, इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप इस वक्त बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है? वो जय शाह है, और जय शाह कौन है? वो अमित शाह का साहबजादा है। अमित शाह जो है वो मोदी का दस्ते रास्त है, और वो यानी यूनियन होम मिनिस्टर है वो, और यही अब इसी ने आगे जाके जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बनना है। तो चीज़ ये है कि जो खान साहब ने कहा, बिल्कुल अच्छी बात की कि वंस एंड फॉर ऑल ये चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए। अभी अमेरिका में जो आपका T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया इंडिया की टीम को, यानी उनके होटल जो थे उनके ग्राउंड्स के करीब रखे गए, उनको जो है जिन ग्राउंड्स पे खेलना था वहाँ पे नेट प्रैक्टिस की इजाज़त दी गई। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों, ये इम्तियाजी सलूक क्यों? यानी उसके ऊपर भी मुख्तलिफ टीमों ने आवाज़ उठाई, उस वक्त ये कहा कि जी ये क्यों इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसी को कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये नहीं आ रहे, आगे भारत में मेरे ख्याल में 2 या 3 आईसीसी के इवेंट्स जो हैं वो 2025 और 26 में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को यहाँ हैज़ टू पुट इट्स फुट डाउन कि नहीं जी, अब अगर आप नहीं आएंगे तो हम आगे जो आपके यहाँ भी जो इवेंट्स होंगे हम वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। तो पॉलिसी में कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, एक तसलसल की ज़रूरत है, एक रब की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया जो भी करता फिरे, जैसे मैंने कहा कि सफारती सतह पे भी और पॉलिटिकल एंगेजमेंट में भी वो नहीं एंगेज कर रहा पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में वो एक अपना जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको भी, बिकॉज वो पाकिस्तान को भूटान बनाना चाह रहा है, वो पाकिस्तान को जो है वो नेपाल बनाना चाह रहा है, वो पाकिस्तान को मालदीव बनाना चाह रहा है। तो पाकिस्तान भूटान या मालदीव या नेपाल नहीं है। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में यहाँ पे पीसीबी को भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी सीरियसली इस पे सोचना चाहिए। सही जी। इलियास साहब, आपको लगता है कि ये जो मौक़िफ़ अपनाया गया, एक तो ये कितना ये मजबूत है, और जो नवीद साहब बात कर रहे हैं, जो तसलसल की बात हो रही है, क्योंकि बात कह दी और फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अब ये तसलसल कितना ज़रूरी है? देखिए जी, अब पाकिस्तान को किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इनके साथ। हमने देख लिया माजी में भी इनकी हर बात मानी जाती रही। अब ये तो देखें, सियासत को लेके आएंगे, जिस तरह बता रहे थे कि अमित शाह का बेटा है जय शाह, तो वो देख लें सारी जो चीज़ें हैं मोदी की, बिल्कुल मोदी सरकार आ रही है, और पाकिस्तान को हमेशा इन्होंने भी देखें IPL में जो करते थे तो उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इन्होंने लेना छोड़ दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये क्रिकेट में किसी सूरत में पता है। और देख लें श्रीलंका का वाक़या हुआ, उसमें भी इनके हाथ मुलव्वस थे, और उसके पाकिस्तान को फिर इसको क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। यहाँ दुनिया की कोई क्रिकेट टीम नहीं आना चाहती थी, तो इंडिया की उसमें बड़ी अपनी कामयाबी समझे। हालांकि इनको समझना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के ज़रिए ही तमाम जहाँ भी है रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ के दोनों के मैच की जो शायकीन हैं वही आते हैं। लेकिन इंडिया इस चीज़ को देखता है, वो सियासत की नज़र से बिल्कुल पाकिस्तान से खारजा ताल्लुकात और क्रिकेट के ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल नहीं रखना चाहता। वो पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल इस नज़रअंदाज करना चाहता है। तो इस सूरत हाल से जो पहले भी इनकी बात मानी जाती रही, वो समझते हैं कि अब भी इनकी बात माने, तो ठीक है, इस दफ़ा इनको बात करके हमें दूसरी टीमों को देखना चाहिए, उनको लाने। लोगों ने क्रिकेट देखना है ना, तो लेकिन इनकी टीम को जब एक दफ़ा करेंगे तो इनको पता चलेगा कि वो कट ऑफ होंगे, तो तब भी पाकिस्तान की टीम जो है इनका पता चलेगा कि जी अहमियत है।
ورنہ تو وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھوٹان کی طرح مالدیپ بنانا چاہتا، تو اس طرح پاکستان کو وہ نہ سمجھے. پاکستان ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے. پاکستان کو اپنے کرکٹ کی ایک اپنی ٹیم ہے. ہماری کرکٹ ٹیم ان سے کئی گنا بہتر ہے، اور ہماری ٹیم اگر جاتی ہے ان کے جا کے میچ کھیل سکتے تو وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ اس وقت کے حالات تھے جب پاکستان میں سیکیورٹی کے ایشوز تھے، اور وہ بھی انہی کے پیدا کرتے، اور اب بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہم بچ کے نکلیں. تو ہماری ٹیم کے جو انٹرنیشنل پاکستان میں کرکٹ آئی ہے، تو اس کو جو ہے ہمیں برقرار رکھنا. اب ہماری جو ہے اسٹیڈیمز بھی بن رہی ہیں، اپ ٹو دا مارک بن رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو بجائے کہ ہم کسی اور جگہ پر جائیں، انڈیا جاتا ہے کہ وہ باہر جا کے اپنی پسند کی وکٹیں بنائیں اور اپنے پسند سے اپنے میچ جیتنے کے لیے جو بھی کوشش کر سکے. اس میں کرکٹ میں ایک سیاست لے کے آنا چاہتا ہے. اس سیاست سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کو سائڈ پر کرنا چاہیے. ہاں اگر ان کو ہے تو ان سے بات چیت کرنی ہے تو میاں نواز شریف صاحب بات چیت کر سکتے ہیں، ان کی بات مانتے مودی، تو وہ بالکل وہ بات چیت ادھر بھی کرنی چاہیے، تاکہ اگر کرکٹ کو لے کے آنا ہے تو کسی طریقے سے ان کو لے کے آئیں، آ کے ادھر وہ کھیلیں، تاکہ دیکھیں. کیونکہ جو کرکٹ کا مزہ ہے ان دونوں ملکوں کی ٹیموں کے درمیان، جب آپس میں ٹکر کا میچ ہوتا ہے، دنیا کے کسی جگہ بھی جائیں تو ان ٹیموں کا میچ دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے شائقین آتے ہیں. تو اب بھی ہمیں چاہیے کہ ان کو آنا چاہیے اور آ کے بالکل پاکستان میں کھیلنا چاہیے. نہیں آتے تو نہ آئیں، پھر وہ اپنا خود کریں، تاکہ ایک دفعہ ان کو بھی پتہ چلے کہ وہ ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے تو دوسری ٹیمیں بھی آنے کے لیے پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان میں میچ کھیلنے کے لیے وہ سب ٹیمیں آ رہی ہیں. سیکیورٹی کے ایشوز وغیرہ جو حل ہو چکے ہیں، اتنی رعایت دے دیں کہ آپ ادھر کھیل کے میچ چلے جائیں اپنے ملک، پھر صبح آ جائیں، پھر میچ کھیل کے چلیں. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے سوچا کہ پاکستان کو ڈیمیج کرنا ہے کرکٹ کے معاملے میں، تو پھر ان کی سوچ پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. صحیح. جی عامر صاحب پاکستان چیمپئنز ٹرافی کو لے کر جو موقف پاکستان نے بھارت کے لیے اپنایا، سخت فیصلوں کا اشارہ دیا، آپ کو لگتا ہے یہ درست ہے؟ اور جو کھیلوں میں بھارت کی سیاست گردی ہے، اس کا کیا توڑ ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، اپنی خودداری سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پاکستان نے کھیل کو کھیل میدان سمجھ کے پاکستان گیا بھی گزشتہ سال، کھیل کے بھی آیا. اب جب انڈیا درمی دکھا رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. پھر جواب اگر دے دیا ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل نہیں چاہیے تو پھر نہیں ہونا چاہیے. وہ انڈیا آتا ہے نہیں آتا، اب انٹرنیشنل کرکٹ ایسوسیشن کا یہ امتحان ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتا ہے اس کے اوپر، کہ مارچ میں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ان کی کیا تیاریاں ہیں. وہ نہیں آتے، 100 دن باقی ہیں. تو فیصلہ ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اگر کیا ہے کہ سیاست کرنی ہے تو پھر وہ سیاست کریں. تو پاکستان کے لیے بالکل یہی راستہ ہے کہ بالکل کسی دبئی میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی تیسرے جگہ پہ میچ جا کے نہیں کھیلنا. یہ کھیل بھی اس لیے ہے کہ دنیا میں فروغ ہوتا ہے اور ملکوں کے تعلقات چاہے وہ کیسے بھی ہوں، آپ نے اپنی ٹیموں کا میدان میں اتارنا ہے. ٹھیک ہے انڈیا پاکستان کا میچ دلچسپی سے بھرپور ہوتا ہے، اور کرکٹ کا ہو یا ہاکی کا ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کے اندر ہمارے دونوں ملکوں کے چونکہ معاملات ایسے ہیں کہ لڑائی جھگڑا موجود ہے اور بنیادی تضادات موجود ہیں. تو اس میں ان سب چیزوں کو اگر پاکستان نے کئی دفعہ صرف نظر رکھ کے کھیل کو کھیل سمجھ کے چلایا، اور اب انڈیا اگر اس معاملے میں بالکل اڑ گیا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنی بات انہوں نے اپنی ہی کرنی ہے، تو پھر ہم اپنے انداز سے کریں. تو ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. حکومت پاکستان کو بھی اس پہ ہی رہنا چاہیے کہ جی آپ آتے ہیں، جی بسم اللہ، نہیں آتے تو ٹھیک ہے، آپ کسی بھی دوسرے ملک کو کھلا لیں، سری لنکا کو، ویسٹ انڈیز کو. آئی سی سی کے ساتھ ظاہر ہے تعاون کرنے کے بعد ہی یہ سارے کچھ فیصلے ہوں گے. لیکن اس وقت تک پاکستان کا یہ بالکل صحیح موقف ہے کہ انڈیا اگر نہیں آتا تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے آگے بڑھ کے چلیں اور کرکٹ کو جاری رکھیں، انڈیا اپنا فیصلہ کرے. صحیح ہے. جی پاکستان کا موقف کتنا مضبوط، اور جو اب پاکستانی پی سی بی یعنی کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بعد انڈیا کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ہماری اپنی گیم ہے اور یہ کوشش پاکستان کی ہونی چاہیے کہ جو فیصلہ کیا ہے اب اس کو تسلسل بھی اس میں نظر آنا چاہیے. ابھی ناظرین کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال سوابی کے جلسے سے متعلق ہو گیا. جلسہ گزر گیا، پی ٹی آئی کی فائنل کال نہ آ سکی. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی فائنل کال دینے میں ناکام کیوں ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد.
جب تک آپ عمران خان کی سیاسی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے، تحریک انصاف کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ اور تحریک انصاف میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کو باہر پاکستان کے لوگوں نے لانا ہے، پاکستان کے مسئلوں کا حل ٹرمپ یا ایلون مسک نے نہیں کرنا، پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے۔ لہٰذا کبھی ہم اپنی امیدیں سپریم کورٹ سے لگا لیں، کبھی امیدیں امریکہ سے لگا لیں، ادھر سے لگا لیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو اس وقت جو یہ حکومت اس وقت تک اگر قائم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سے انصاف یا انقلاب مینیج نہیں ہو رہا، اور حکومت سے کا پرابلم یہ ہے کہ ان سے عمران خان مینیج نہیں ہو رہا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے کافی کنفیوژن نظر آ رہی ہے، بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، اعلانات بھی کیے جا رہے تھے کہ 9 نومبر کو سوابی جلسے میں احتجاج کی فیصلہ کن کال دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی اب ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال میں آ گئی ہے، سر پر کفن باندھنے اور انقلاب لانے کے اعلانات بھی ہو رہے تھے، کارکنوں کو بڑی توقعات تھی، مگر پی ٹی آئی رہنماؤں نے احتجاج کو بانی کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے۔ اسد کیسر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں سے مل کر گرینڈ الائنس بنائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت کمپرومائزڈ ہے اور علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے 2 نمبری کر رہے ہیں۔ اسی سے متعلق سوال نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن تھی، ظاہر ہے کارکن توقعات باندھتا ہے، لیکن جس طرح خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے 2 نمبری کر رہے ہیں، کیوں احتجاج کی کال فائنل کال تھی، کیوں نہیں دے سکی پاکستان تحریک انصاف، کیوں ناکام ہوئی؟ نوید صاحب، میرے خیال میں عمران خان کی سب سے بڑی غلطی جو تھی، اس نے اپنے آرگینک جو اس کی سپورٹ تھی، جو اس کے ورکر تھے، جو اس کے نظریاتی ورکر تھے، ان کو قربان کیا ان لوگوں کے اوپر جن کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہ اپنی پارٹی میں انہوں نے شامل کیا تھا، اور ان کو اپنے جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ان کو لے کے آئے تھے۔ وہ لوگ وہ تھے جو کہ اپرچونسٹ تھے، جو کہ موقع پرست سیاستدان تھے، جن کو جو ہے وہ الیکٹیبلز کا نام دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا تھا اس وقت کہ یہ وہ لوگ ہیں جس پارٹی کے ٹکٹ پہ بھی کھڑے ہوں گے تو یہ جیتیں گے۔ تو ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی پارٹی میں شامل کیا، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ان کی پارٹی جو ہے ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو اور پارٹی زیر اعتاب آئی تو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں سے وہی لوگ تھے جن کو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لائے تھے۔ اچھا، ایشو یہ ہے کہ اب وہ آرگینک سپورٹ تو ان کے پاس تھی نہیں، ان کو تو یہ پہلے ہی نظریاتی ورکرز کو اور اپنے آرگینک سپورٹرز کو تو یہ پہلے ہی قربان کر چکے تھے، تو فقدان جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کا آ گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک انتشار کی سی کیفیت نظر آتی ہے، پارٹی میں کوئی فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ عمران خان صاحب کی طرف سب دیکھ رہے ہیں، بیکاز وہ جو سیکنڈ ٹیئر جو سو کالڈ سیکنڈ ٹیئر تھا وہ آبویسلی وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو آپ دیکھیں کبھی جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب نمودار ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پارٹی کا فیس بن جاتے ہیں، کبھی شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ پارٹی کا فیس بن جاتے ہیں، کبھی عمر ایوب صاحب جو ہے وہ پارٹی کا فیس بن جاتے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب اور باقی پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو وکلا چلا رہے ہیں۔ جی، اب وہ وکلا ہیں، وہ پولیٹیشین نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کی، بیکاز ایک ایفیکٹو پولیٹیکل موومنٹ کو چلانے کے لیے آپ کو سیاستدان چاہیے، آپ کو وکیل جو ہیں وہ اس طرح کی موومنٹ، اینٹی گورنمنٹ موومنٹ اور ایک پاپولر موومنٹ جو ہے وہ نہیں چلا سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پارٹی تذبذب کا شکار ہے، پارٹی میں ڈیسیژن میکنگ کا فقدان ہے، کوئی ایک سینٹرل ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ایک سینٹرل ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے جہاں سے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہ ومز کے اوپر ہو رہا ہے۔ اب جیسے سوابی میں علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی ایک جو ہے دھواں دار تقریر کی، لیکن اینڈ میں آپ دیکھیں کہ باقی جتنے بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے تقاریر کی، اس میں سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب یہ فیصلہ کریں گے اور یہ
खान साहब से बात करेंगे और फिर खान साहब जब आखिरी कॉल देंगे तो फिर जो है हम एक फैसला कुन तहरीक चला सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी फैसला कुन तहरीक ये चलाने में कामयाब होंगे। दूसरी बात जहाँ तक एक अलायंस बनाने की है वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही, बिकॉज पीटीआई ने कभी उस तरह से बाकी लोगों को, बाकी जमातों को साथ लेके चलने वाली स्ट्रेटजी है वो कभी अपनाई ही नहीं है। उन्होंने हमेशा सोलो फ्लाइट पे यकीन किया है, जो आज उनके लिए एक मसला बना हुआ। जी अयाज साहब, तो अब सबसे बड़ा जो इशू है पीटीआई का, इसमें पॉलिटिकल माइंड्स फैसले नहीं कर रहे। वो जो नवीद साहब वकीलों का और बाकी लोगों को हवाला दे रहे थे, जब पॉलिटिकल माइंड्स फैसले कर रहे होते हैं तो वो ज़रा फैसले डिफरेंट होते हैं। फिर एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ इसमें बरसगीर की स्पेशली सियासत में कि वो मौरूसी सियासत लोग फ़ौरन उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब वो बाप के बाद बेटी आ जाए या बेटा आ जाए तो वो भाई आ जाए, वो उसके पीछे चल पड़ते हैं कि जी बस ठीक है ये, चूँकि उनको लगता ही है कि ये सही लीडरशिप है हमारी, उसी फैमिली से आ रही है। वो चूँकि वो बहुत सी चीज़ें वो जो नारे लगाया करते थे इमरान खान साहब, वहाँ पे यू टर्न ले लिए उन्होंने। ये एक यू टर्न लेना मेरे ख्याल में बाकी है उनके लिए। जैसे फवाद चौधरी बार बार कह रहे हैं कि इस पार्टी को आगे लेके जाना है तो या उनकी बहनें इसके लिए मौजू हैं या उनकी बेगम है, लेकिन बावजूद वो ये फैसला कर नहीं पा रहे। कभी वो अली अमीन गंडापुर की ड्यूटी लगा देते हैं, कभी वो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जी मुझे टास्क मिल गया, अब एहतजाज मैं करूँगा, और फिर ये भी नहीं हुआ करता। ये भी हमने पहली दफ़ा देखा ना कि अचानक आप उठे और आपने फैसला कर दिया और ऐलान कर दिया जी कल हम लॉन्ग मार्च करने लगे हैं, कल हम फलां जगह जलसा कर रहे हैं। इस तरह नहीं हुआ करता। देखें, एक मोमेंटम बनाना पड़ता है किसी भी एहतजाजी तहरीक के लिए, मोमेंटम की ज़रूरत होती है, और जब वो मोमेंटम बन जाता है तो फिर ज़ाहिर है आपने फाइनल कॉल देनी होती है वो। और ये यकीनन को पॉलिटिकल माइंड्स ही इस तरह कुछ चीज़ों को लेके चल सकते हैं, लेकिन जब हाइब्रिड, मैं तो कहूँगा इनकी जो लीडरशिप है पीटीआई की इस वक्त सारी हाइब्रिड लीडरशिप ये फैसले नहीं कर सकती, चीज़ों को इन ऑर्डर लेकर नहीं चल सकती, और जो हैं भी पॉलिटिकल माइंड्स पीटीआई में वो बेचारे उनकी सुनता कोई नहीं है। वो कहीं बहुत बैक बेंचेस पे बैठे होते हैं, और दूसरे वो जो क्योंकि खान साहब को खुद भी बहुत पसंद रहा है मार धाड़ वाले बयानात, इसलिए भी वो ज़ाहिर है वो लाइमलाइट में आ जाते हैं, और फिर वो कारकुनों को लगता है कि ये चूँकि बंदा बढ़ के बड़ी अच्छी मार रहा है लिहाजा ये हमारा बड़ा अच्छा लीडर हो सकता है। तो काफ़ी दफ़ा मायूस कर चुके हैं ये अपने कारकुनों को। अगर एक दो दफ़ा और मायूस कर दिया ना तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा कोई भी मोमेंटम बनाना, किसी एहतजाजी तहरीक को लेके चलना। तो अब यही सुनने में तो यही आ रहा है कि जी वो कहा गया कि जी वो बानी पीटीआई की इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे, और वो ऐलान करेंगे, वो बताएंगे, और उधर से भी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। तो देखते हैं, अगर तो वाकई कुछ सीरियस लेके चलना चाह रहे हैं उसको, फिर तो कोई नजर आएगा कि पहले मोमेंटम बनाते हुए, वरना फिर वही है कि अचानक आपको अनाउंसमेंट आएगी कि जी कल हम चढ़ाई कर रहे हैं इस्लामाबाद पे, और उसके बाद जो होता है वो हमारे सामने। जी खालिद क़य्यूम साहब, ज़ाहिर है जब इस तरह के फैसले करते हैं तो फिर कामयाबी भी उस तरह से नहीं इनको मिलती है। तो आपके ख्याल में क्यों एक स्ट्रॉन्ग, एक फाइनल स्ट्रेटेजी बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक नाकाम नज़र आ रही है? और अभी जो हालिया हम बात कर रहे हैं, स्वाबी जलसा तो गुजर गया, लेकिन बड़ी बातें थी, बड़ी बड़ी बढ़कें मारी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, कहा भी गया, लेकिन फाइनल कॉल क्यों नहीं दे सकी खालिद क़य्यूम साहब? देखिए, इन बढ़कों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्वाबी में तो बढ़कें होती हैं, ये स्वाबी में तो बढ़कें होती हैं, लेकिन इस्लामाबाद में आकर ये बढ़कें खामोश हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई की जो वोखला की लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर जी आवाज़ नहीं आ रही दुआ में कल जी आवाज़ आ रही आवाज़ आ रही जी बिल्कुल अब आ रही है। मैं कह रहा था कि जो इस वक्त पीटीआई में वोखला की लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालने की उनमें सख्त नहीं है,
और इसमें मैं समझता हूँ कि जब तक सियासी माइंड सेट वाली लीडरशिप आगे नहीं आएगी, जिनमें जैसे असद कैसर हैं, डॉक्टर आरफ अलवी हैं, या इस तरह की और शख्सियात हैं, वो सियासी शख्सियात ही आकर जो है वो बानी पीटीआई के बाहर आने का रास्ता बना सकती हैं। और दूसरा, पीटीआई ने जो है वो कोई सबक सीखने की भी कोशिश नहीं की। और मैं समझता हूँ कि बेशक पीपल्स पार्टी उनकी मुखालिफ जमात है, लेकिन माजी में उन्होंने इससे भी ज़्यादा जो है वो ज़ियाउल हक दौर में जो है वो सख्त किस्म के मसाइल का सामना किया है, तहरीकें चलाई हैं, कामयाबी से चलाई हैं। उनका मॉडल क्या था? उनका मॉडल ये था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त पीपल्स पार्टी बड़ी पॉपुलर जमात थी। इसके बावजूद जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बेगम नुसरत भुट्टो ने, जिनको पीपल्स पार्टी के लोग भुट्टो का कातिल कहते थे, उन सबको इनवाइट किया वहाँ पर सतर क्लिफ्टन में, और सबके साथ मिलकर जो है वो MRD का अलायंस बनाया। और इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी की तर्ज पर मैं समझता हूँ कि पीटीआई भी बानी पीटीआई को बाहर लाने का रास्ता बना सकती है कि वो जमात इस्लामी, JUI, हत्ता कि कुछ छोटी जो जमातें हैं, तमाम जमातों को जो है वो साथ मिलाकर जब तक कोई अलायंस नहीं बनाती उस वक्त तक कोई वाज़ेह रिजल्ट जो है वो नताइज जो हैं वो हासिल करना मुश्किल है। हत्ता कि देखिए कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल हुआ, 10 लाख लोग मनारे पाकिस्तान में इकट्ठे हुए। इसके बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इतनी बड़ी मकबूलियत में भी मलक कासम, जिसके पास एक हल्का था, उससे भी अलायंस किया, नवाब नसरुल्लाह मरहूम से भी अलायंस किया, मौलाना फजलुर रहमान से भी किया। तमाम छोटी बड़ी जमातों को साथ मिलाना पड़ता है, एक माहौल और सियासी फ़ज़ा बनाना पड़ती है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि PTI की क़यादत जो है उनको सियासी राब्ते, हत्ता कि उनको बेशक पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, उनसे भी राब्ते करने चाहिए, उनसे भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो है वो कायल कर सकें। कोई रिलीफ लेने के लिए तमाम रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। सही, आप सही कह रहे हैं, सियासत में तो तमाम रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, अभी रांझ ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। इसी सवाल पे आमिर साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आमिर साहब, आपके ख्याल में क्यों फाइनल कॉल नहीं दे सकी? क्या क्योंकि बहुत से दावे वादे तो हो रहे थे, बट उस तरह से इससे पहले भी देखा गया। क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त मौजूद लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मजमे को इकट्ठे कर सके या किसी तहरीक को चला सके? देखिए, पहले तो ये समझ आ रही थी कि जो PTI के बहुत करीब चंद सहाफ़ियों के दावे थे कि इमरान खान ने कॉल दी थी और लोगों ने ब्लफ किया, लेकिन आज इमरान असगर से मैंने जब पूछा तो इमरान खान ने फोन किया जलसे की क़यादत को कि मैंने ही इनसे कहा था कि एकदम ऐसी कॉल नहीं कर देनी कि जिससे हमारे लोगों की पकड़ दकड़ ज़्यादा हो जाए। तो अब 1 वीक के अंदर मैं डेट दूंगा और वो फाइनल होगी और उसके दरमियान में हम अपने अरेंजमेंट्स कर लेंगे। लेकिन चूंकि इमरान खान ने ही कहा था पिछले पेशी पे कि 9 नवंबर को हम फाइनल कॉल देंगे, लेकिन मिस्टर U-टर्न खान भी वही हैं। उन्होंने इसमें कोई आर नहीं समझी कि उन्होंने कह दिया कि मेरी लीडरशिप ने जो फैसला किया मैं उसे ऑन करता हूं, हालांकि इनका ये फैसला था कि तारीख आज देनी, 9 तारीख को देनी थी। अब उन्होंने चूंकि 1 हफ्ते का कहा है, लिहाजा 1 हफ्ता फिर सोच विचार के लिए PTI की क़यादत के लिए मौजूद है। जो स्मोग और फॉग की सूरत हाल बन रही है उससे तो अगले दिनों में और मुश्किल बन जाएगी PTI की क़यादत के लिए अपने वर्करों को लाना, क्योंकि ट्रैफिक हर जगह पे बंद हो रही है बार बार। बिल्कुल। तो बहरहाल ये एक सिचुएशन है जिसे इमरान खान ने ऑन किया है कि ये उनके इंस्ट्रक्शन पे PTI की क़यादत ने तारीख नहीं दी हतमी। तो हम तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि वो कहा था उन्होंने कि 9 नवंबर के अंदर ही हम देंगे हतमी तारीख और फिर बैठेंगे, और उन्होंने कहा है कि जब तक आईनी तरमीम वापस नहीं हो जाती, मतलब ये है कि वो इनकलाब लाना चाहते हैं लोगों के जरिए। तो हाथ कंगन को आरसी किया कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, मतलब 20 दिन ही रह गए हैं नवंबर के अंदर भी अगर इन्होंने कोई देनी है कॉल तो दें, ताकि बहुत अरसे से चल रहा है। वैसे तो कॉल्स देते देते PTI की तारीख गुजर गई कि किसी भी कॉल पे कुछ ना हुआ, और हर दफा हतमी तारीख देते हैं। तो शेर आया और फिर वो नहीं आता। जब आएगा तो फिर पता चल जाएगा, हम और आप सब देखेंगे। लेकिन PTI ने अपने आप को खुद मजाक बनाया PTI की क़यादत में, और आज खुद खान साहब ने चूंकि ऑन किया तो हम कहते हैं कि जी ठीक है, पार्टी भी उनकी, लोग भी उनके, वो आए या ना आए, डेट भी उन्होंने। जी इलियास साहब, देखिए इस वक्त जितने भी उनके जो भी लीडर्स आते हैं
جیسے بتا رہے تھے مختلف لیڈرز آئیں، لیکن عوام کو ان سے توقعات کوئی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں حتمی کوئی ڈیٹ دیں یا کوئی اس طرح کریں، کیونکہ ڈیٹ دینی ہے بانی پی ٹی آئی نے سب نے دینی، یہ تو صرف ان کے میسنجر ہیں جو لیڈر نظر آتے ہیں، جو سارے ان کو نامزد کیے کہ ان سے ملاقات کر کے ہیں۔ عوام جو ہیں وہ ان سب لیڈرز وغیرہ کو نہیں مانتے، جو ہیں ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، وہ کارکن اس طرح نہیں ہیں، نہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے کارکنوں کو لے کے جانے کے لیے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ خود بخود آتے ہیں سارے، اور خود ان کی پارٹی میں یہ ہے کہ سارے کارکن خود فیصلے کرتے ہیں اور خود آتے ہیں سارے، یہ صرف بات چیت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے 2-3 دفعہ تو اب ان کی دیکھ لیں، ان کی بھی شامت آ جاتی ہے جو فیصلہ کرتے ہیں یا کچھ جو ڈیٹ دے کے اعلان کر کے جلسے کا، جس طرح انہوں نے کہا کہ جس طرح جلسے کا اعلان کر کے احتجاج کا اعلان کر کے واپس دیے ہیں ڈیٹیں، اس کے بعد تو ان کی سب کی شامت آ جاتی ہے، اس لیے لہٰذا کوئی ڈرتے مارے کوئی ان کی ڈیٹ نہیں دیتا، نہ کوئی جلسے کی کوئی ایسی بات دیتی۔ جو پچھلا ایک جو احتجاج ہوا اس کے بعد دیکھ لیں کارکنوں کی ٹکائی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک، لیکن اس کے بعد یہ اب کوئی نام نہیں دے رہا، کوئی ڈیٹ نہیں دے رہا، اناؤنس نہیں کر رہا۔ اب جو بھی فائنل ہوگا اس کو دیکھ کے وہ خود ہی کریں گے بانی پی ٹی آئی، وہ کریں گے، اس کے بعد دیکھیں کہ کون ان میں سے لیڈ کرتا ہے، کیونکہ ان کے سارے یہ بندے ہیں کہ وہ سارے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، جب دائیں بائیں ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی جلسے کی اس طرح موومنٹ جس طرح چلانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو باہر لانے کے لیے گورنمنٹ پہ پریشر کریٹ کیا جائے، وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو رہا۔ جب تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہوتی، کوئی بندہ سامنے نہیں آتا جو کوئی لیڈر ہے جو سامنے، کیونکہ سارے ان میں سے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ جیل جانا نہیں چاہتے، نہ کچھ اس طرح کرنا چاہتے ہیں، جو کارکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پر آتے ہیں، یہ خود سب سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کارکن وغیرہ بھی ان سے مایوس ہیں۔ تو ابھی ڈیٹ کا حتمی جو اعلان کیا جائے گا جو بھی ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حتمی ہو کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ جی وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔